हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इंटरनेशनल करेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जब भी हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो हम हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलती है, और जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो ये फॉरेन करेंसी हमें जहाँ से इंपोर्ट करें वहाँ पे देनी पड़ती है। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल जस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंपोर्ट करते हैं तो हमारे कंट्रीज में करेंसी क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेके उसको बैलेंस करना होता है ईयरली। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी ये जो ट्रांजेक्शन होती है इंटरनेशनल और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शनल, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी आप ऐसी ट्रांजेक्शन करो पहले हमें इंटीमेट करो। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बिफोर एक्सपोर्ट गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है, कस्टम ईडीआई में चेकलिस्ट फाइल करनी पड़ती है और हमें अपने गुड्स की वैल्यू बतानी होती है। इन द सेम प्रोसेस जब भी हम कोई गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स इंडियन की टेरिटरी में आने से पहले, इंडिया की टेरिटरी में आने से पहले उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है और गवर्नमेंट को बताना होता है कि इतनी इस शिपमेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये प्रोसीजर होता क्या है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे, जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपकी एंट्री एक्सपोर्ट के केस में आईडीपी ईडीपीएमएस में खड़ी हो जाएगी और इंपोर्ट के केस में आईडीपीएमएस में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सपोर्ट किया, ठीक है, पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गई, लेकिन बैंक के ट्रांजेक्शन में तो वो आ गई, लेकिन बैंक को ये पता नहीं रहा है यहाँ पे कि पेमेंट किस चीज की आई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इन द सेम केस अब हम कोई गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, तो हम पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बैंक को ये पता नहीं रहता कि पेमेंट किस चीज की आई। तो हमें क्या इंपोर्ट के एविडेंस डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम ये सबमिट कर देते हैं तो फिर वो एंट्री क्लोज हो जाती है और बैंक उन चीजों को रिकनसाइल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक है वो क्या करती है, एज ए मिडिल मैन की तरह कार्य करती है। कमर्शियल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस बिटवीन यूजर एंड अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं या फॉरेन करेंसी बाय एंड सेल करते हैं तो यहाँ पे बैंक क्या करती है, एज ए क्लियरिंग हाउस का वर्क करती है कि आपकी करेंसी को क्लियर करवाती है, एक्सचेंज करवाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम क्या होता है, कस्टम हमारा क्लियरिंग हाउस होता है जो कि हमारे गुड्स की क्लियरेंस करवाता है और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको चेक एंड वेरीफाई करता है। इन द सेम वे करेंसी एक्सचेंज होती है तो बैंक यहाँ पे क्लियरिंग हाउस की तरह कार्य करता है। कमर्शियल बैंक इज द मिडिल मैन ऑन द फी बेसिस वर्क फॉर द एक्सपोर्टर इंपोर्टर टूरिस्ट एंड प्लेयर, दे आर यूजर एंड सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो समझने की बात है कि यहाँ पे बैंक का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो अपनी फीस बेस पे वर्क करता है, करेंसी एक्सचेंज करता है। ठीक है, और ये जो करेंसी होती है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि करेंसी का जो रेट है वो बढ़ जाता है घट जाता है, वो कैसे है। तो उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो प्लेयर्स होंगे, जो एजेंट होंगे, वो क्या बैंक से डॉलर लेंगे। ठीक है, अगर बैंक के पास भी डॉलर नहीं है तो फिर क्या होगा, बैंक सेंट्रल बैंक से डॉलर लेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस चीज को मैनेज करने के लिए इन इन जो आरबीआई है वो इस प्रोसेस में पूरी तरह से प्रेजेंस रहती है और पूरे ट्रांजेक्शन को, पूरे सिस्टम को मॉनिटर करती रहती है कि कहाँ डिमांड हो रही है। तो फिर आरबीआई उस एक्सचेंजेस को स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे करेंसी सप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरो की वैल्यू बढ़ गई, यूरो की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, यूरो की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे इंडिया में यूरो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, बैंक देखेगी, आरबीआई देखेगी कि इसकी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो अपना वहाँ पे आके यूरो की सप्लाई करेगी, सो दैट की जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज रहे। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑथराइज करती है बैंक को कि आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, करेंसी मार्केट में सेलिंग बाइंग करवा सकते हो। ओके, बट जब भी डिमांड और सप्लाई की
या फिर करेंसी के हाई क्राइसिस आते हैं तो फिर आरबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ता है और वो करेंसी सप्लाई करती है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लेके। अगर अवेलेबल है रिजर्व तो वो डायरेक्टली सप्लाई करती है, अगर रिजर्व नहीं है तो फिर वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से करेंसी लेके इस रेट एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करती है। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे कंट्री ए है, कंट्री बी है और कंट्री सी है। ठीक है, तो कंट्री ए कंट्री बी को मतलब ये कि इंडिया चाइना को अपनी आईएनआर करेंसी नहीं दे सकता है। ओके, और चाइना अपनी करेंसी इंडिया को नहीं दे सकती क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। तो इस केस में क्या करना होगा, पहले हमें रिजर्व में करेंसी रखनी पड़ेगी। अगर इंडिया चाहता है कि मैं चाइना से कुछ खरीदूं तो उसे अपना रिजर्व रखना पड़ेगा चाइनीज करेंसी का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया को चाइना को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया जब चाइना को एक्सपोर्ट करेगा, चाइना फॉरेन करेंसी देगा, तो उस फॉरेन करेंसी की बेस पे हम चाइना से कुछ गुड्स खरीद सकते हो। ठीक है, इन द सेम वे जब हम कोई अदर कंट्री से क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ये बेसिक चीजें जो इंपोर्ट करते हैं तो वो करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो करेंसी नहीं होगी तो हम ये इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, हम ऐसे गल्फ कंट्री को कुछ चीजें जैसे राइस, मीट, ठीक है, ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, तब जाके हम उससे क्रूड ऑयल और ये चीजें खरीदते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, अगर हमारे पास उस कंट्री के रिस्पेक्ट में करेंसी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री क्या करती है, सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करेगी, आईएमएफ जाएगी, आईएमएफ से लेगी या फिर वर्ल्ड बैंक से करेंसी का लोन लेगी और फिर हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है यहाँ पे, ये तो होगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात। अब हम बात करें करेंसी एक्सचेंज और करेंसी बाइंग सेलिंग की, जो प्रॉफिट बेस पे डेली जो इकोनॉमिक बेस पे जो प्लेयर्स होते हैं वो करेंसी सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास डॉलर की डिमांड आई। ठीक है, ठीक है, तो इंडिया के पास डॉलर नहीं है इतने पास बैंक के पास, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी डॉलर की। ठीक है, वो फिर क्या करेगा, अपनी बैंक से लेगा। ठीक है, बैंक उसकी हेल्प करेगा, बैंक के पास नहीं तो फिर सेंट्रल बैंक से डॉलर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक के पास भी डॉलर नहीं है तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू हाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे चीज समझने की क्या है कि यहाँ पे जो डिमांड बढ़ी है कंट्री में डॉलर की, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक उस डिमांड को पूरी करेगा। क्या करेगा, सप्लाई करेगा डॉलर की, सो दैट की जो एक्सचेंज रेट है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी, वहां पे क्राइसिस आ जाए। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल बैंक है हमारा जो आरबीआई है वो इन चीजों में इन्वॉल्व होता है। अब जो प्रोसीजर है वो होता कैसे, डेली वाइज इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसी लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, तो खरीदने और बेचने के जो डिमांड पे जो सप्लाई होती है, ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइसेस उसके बढ़ने लग जाते हैं, और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होके बढ़ता है। उस एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए फिर आरबीआई और आरबीआई मीन सेंट्रल बैंक करेंसी सप्लाई करती है। अगर आरबीआई के पास भी करेंसी नहीं है तो फिर वो आगे से करेंसी लेके एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करती है। ठीक है, तो मेन इस चैप्टर को समझने का ये था कि करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड और भी हम आगे अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यू कैन वॉच। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन। हैव ए नाइस डे।